मैं जलालुद्दीन खिलजी, मैंने खिलजी वंश शुरू किया। मैंने तलवार से नहीं, रहम से राज करना चाहा। यही मेरी गलती थी। कड़ा में मेरे अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने मुझे गले लगाया और पीछे से चाकू घोंपकर मेरा सिर काट दिया। मैं हूँ रुकनुद्दीन। पिता के मरने के बाद मैं गद्दी पर बैठा, पर अलाउद्दीन का खौफ ऐसा था कि मैं तख्त छोड़कर भाग गया। मैं हूँ अलाउद्दीन खिलजी। चाचा का कत्ल हो या चित्तौड़ का जोहर, मुझे किसी का अफसोस नहीं। मेरे राज में सिर्फ खौफ था, पर मेरा अंत बुरा हुआ। जिस मलिक काफूर पर मैंने सब लुटा दिया, उसी ने मुझे जहर देकर बिस्तर पर मार डाला। मैं मलिक काफूर, मैंने अलाउद्दीन के बेटे को सुल्तान बनाया और खुद राज चलाया, पर 35 दिन बाद मेरे पहरेदारों ने मेरा कत्ल कर दिया। मैं हूँ अलाउद्दीन का बेटा शहाबुद्दीन, 6 साल का सुल्तान। काफूर के मरने के बाद मेरे अपने भाई मुबारक शाह ने मुझे अंधा कर दिया। मैं हूँ मुबारक शाह। भाई को अंधा करके मैं सुल्तान बना, पर मैं दरबार में औरतों के कपड़े पहनता था, इसलिए मेरे प्रेमी खुसरो खान ने मुझे मार डाला। मैं हूँ खुसरो खान। मैंने मुबारक को मारकर तख्त छीना, पर मेरा राज नहीं चला। गाजी मलिक ने मुझे जंग में हराकर मार डाला। मैं हूँ गाजी मलिक। मैंने खुसरो का सिर काटा और दिल्ली को पाप से मुक्त किया। अब यहाँ तुगलक वंश का राज है। नमस्कार दोस्तों, स्टडी और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अभी मध्यकालीन भारत इतिहास के एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने इस्लाम का उदय एवं भारत में इसका विकास क्रम किस प्रकार हुआ, दिल्ली सल्तनत के चैप्टर को पढ़ाते हुए हमने मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन तक हमने वीडियो को अपलोड कर दिया है। दोस्तों, मैं लगातार एक शॉर्ट नोट के माध्यम से चला रहा हूं, लेकिन ये शॉर्ट नोट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये किताब में जो बातें दी गई हैं डिटेल में, उसी का उन बातों को मैंने हटा दिया है इसमें से, कि जो मतलब लगभग परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं था, और हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से 2 तथ्य या फैक्ट्स में महत्वपूर्ण हैं, उसी को हमने इसमें शामिल किया है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। आप पे यकीन करने के लिए आप इसे मिनिमम 1-2 बार आप पढ़कर देखिए। इसमें आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि हमने जो भी इसमें तथ्य लिखा है वो परीक्षा में पूछा गया है या नहीं। एक बताओ दोस्तों, मैंने इसे एक धारा प्रवाह दृष्टिकोण से बनाया। जैसे किताब में डिटेल में धारा प्रवाह दिया होता है, उसी प्रकार हम इसे धारा प्रवाह में बनाने की कोशिश किए हैं, ताकि आपको एक कहानी के जैसा महसूस हो और आपको याद करने में कोई तकलीफ़ ना हो। फिर भी उसे बनाकर एक शॉर्ट नोट की तरह है, लेकिन वो एक कहानी के माध्यम से है। अब आगे देखते हैं कि एक और ज़रूरी बातें, कि जैसे अगर आपका वीडियो क्वालिटी थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा हो, तो यूट्यूब के सेटिंग में जाकर उसका जो वीडियो क्वालिटी है उसे 720 पिक्सल या जितना में आपको मतलब नेट की उपलब्धता के आधार पर आप उसे चेंज करके देख सकते हैं। क्योंकि अपलोड करने के दौरान तो हम तो अच्छा करते हैं, परंतु हम ध्यान रखते हैं ये भी कि आपका ज़्यादा हम अगर MB वाले में अपलोड कर देंगे तो आपका एक वीडियो देखते देखते समझिए कि आधा घंटा के वीडियो में आपको 1 से 1.5 GB लग जाएगा, तो वो करना नहीं चाहेंगे। हम यही चाहेंगे कि हम क्वालिटी थोड़ा कम करके डालते हैं, कि आपको देखने के दौरान तकलीफ़ ना हो। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, जब तक आपको समझ में होगा तब तक आपका MB ख़त्म हो चुका होगा। और इसके अलावा और भी तो ज़रूरी पढ़ाई में कि एक यही वीडियो देखने की तो ज़रूरत नहीं है, और भी ज़रूरत है। तो बस इन बातों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं कि अभी हम गयासुद्दीन बलबन और खिलजी वंश तक आपको अपलोड कर चुके हैं। खिलजी वंश मतलब पूरा नहीं बताते। खिलजी वंश के संस्थापक बहाउद्दीन खिलजी के तब तक ही जलालुद्दीन खिलजी है, उनके तक बताए थे। और उसके बाद हम आज पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी और नसरुद्दीन खुसरो शाह। मतलब दिल्ली सल्तनत का अंत हो चुका था, और उसके बाद खिलजी राजवंश की स्थापना
जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। यहाँ तक हमने आपको वीडियो अपलोड कर दिया है, कृपया इसे ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो आप अपने हिसाब से लाइक सब्सक्राइब जो कमेंट करना है सही है तो उस पर सही, अगर कोई कमी है तो उसकी कमी के लिए करें। तो चलते हैं दोस्तों, भारतीय मध्यकालीन इतिहास के इस शॉर्ट नोट में आपका स्वागत है। हम हर वीडियो में इतना बात बताएंगे, इसका कारण यह है कि अगर आप एक ही वीडियो को आप देखें तो शायद आगे वाली बात पर ध्यान रहे। इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। हमें लगता है कि आपको हमारे तरफ से कोई दिक्कत ना हो। तो आगे अभी देखते हैं दोस्तों कि खिलजी वंश के बारे में बता रहे थे। जस्ट अभी बोले कि खिलजी वंश को हम जलालुद्दीन खिलजी, जो इसके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, इसके संस्थापक तक हमने बता दिया था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम इसको कैसे हुआ तो थोड़ा सा अगर ओवरव्यू देना चाह देते हैं कि खिलजी वंश के संस्थापक में जलालुद्दीन खिलजी का क्या योगदान था। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं ताकि तो आपको यही वीडियो देखे तो आपको ये खिलजी वंश के बारे में बढ़िया से समझ सके। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था अलाउद्दीन खिलजी का चाचा। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। अलाउद्दीन खिलजी के पिता की मृत्यु होने के बाद ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इन्हें अपने पिता के भांति से पाला था। दूसरी तरफ उधर गियासुद्दीन बलबन यानी ने के शासन व्यवस्था के अंत होने के बाद उनके बाद जो भी शासक आए सब अयोग्य आए। ये खिलजी वंश के जितने शासक थे ये तुर्की अमीर के निम्न कोटि में उच्च एवं निम्न पदों पर कार्यरत कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही गयासुद्दीन बलबन के शासन का अंत हुआ, वो तो जब तक था तब तक मजबूत था, लेकिन उसके आने वाले शासक अयोग्य हुए तो उसके बाद एक खिलजी वंश अस्तित्व में आ गए। खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसे स्थापना किया, लेकिन इसमें केवल अलाउद्दीन खिलजी ही एकमात्र ऐसा शासक है जिसके बारे में कुछ अगर बताया जाए या बताने के योग्य है। लेकिन ये फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इसलिए हम इसे बताना पड़ रहा है क्योंकि अगर इनसे कनेक्ट ना करेंगे इनकी जानकारी तो शायद डायरेक्ट बताने पर आपको ये समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये कहानी के शॉर्ट तरीके से किए हैं ताकि आपको एक धारा प्रवाह सिलसिलेवार ढंग से आपको दिखाई दे। तो चलते हैं दोस्तों आगे कि ये आज हम बताने जा रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी जो है से जो बलबन ने अपने राज्य विस्तार के नीतियों में प्रयोग किया था, वो पहला नीति था बलबन की लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, अर्थात खून का बदला खून, यानी अपने सामने किसी भी विरोधियों को टिकने नहीं देना। इन्होंने सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो गुजरात का विजय था। मतलब इसका जो पहला स्वयं राज्य सत्ता में आने के बाद पहला विजय था गुजरात का आक्रमण जो था 1297 में। और वहीं से एक दास को खरीदा था जो एक थर्ड जेंडर यानी हिजड़ा था, उसका नाम था मलिक काफूर। यह मलिक काफूर के आने से अलाउद्दीन खिलजी के जीवन में बहुत तेजी से विकास हुआ। इसी मलिक काफूर के नेतृत्व में इसे 1000 दिनारी इसलिए कहा जाता क्योंकि दिनार रुपया के जगह पर पहले दिनार चलता था, तो ये 1000 दिनार 1000 दिनार में उसे खरीदा गया, इसलिए 1000 दिनारी दास भी कहा जाता है। यह 1310 में यह पुनः इसके नेतृत्व में पुनः वारलंग पर आक्रमण किया और इस समय के वर्तमान शासक रुद्र प्रताप देव द्वितीय को पराजित कर तो उसे मलिक काफूर को भेंट किया। भेंट के स्वरूप में विश्व की प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया। यहाँ एक शब्द देखिए दोस्तों, पुनः। मलिक काफूर के नेतृत्व में जो युद्ध लड़ा जिसमें उसे वारलंग पर विजय प्राप्त हुई और कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ। ये जो पुनः शब्द है मतलब इससे पहले भी ये तेलंगाना पर यानी वारलंग पर ये आक्रमण कर चुका था, परंतु इसे वहाँ कोई
सफलता नहीं मिली थी। इसमें यहाँ पर आप एक बात और देख सकते हैं कि इस प्रकार जब वो तेलंगाना पर आक्रमण कर चुका था, वारलंग पर आक्रमण कर चुका था, तो उसे कोई सफलता न मिली। तो ऐसे में इस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक प्राप्त हुआ। यदि दक्षिण भारत की बात बोले तो दक्षिण भारत उसे कहते हैं जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण क्षेत्र की ओर वाले क्षेत्र को हम दक्षिण भारत की संज्ञा में दी जाती है। अब यहाँ पर एक बार पहले भी अलाउद्दीन खिलजी ने वारलंग पर आक्रमण किया था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिला। परंतु उसी के बाद के सब अभी तक जितने भी शासक हैं सभी उत्तरी क्षेत्र में ही यानी विंध्याचल पर्वत के ऊपर तक ही राज्य कर रहे थे। यानी मध्य प्रदेश के लगभग आधे हिस्से पर ऊपर की ओर राज कर रहे थे, आधा नीचे नहीं, बीचों बीच अगर कहा जाए तो। लेकिन ये जब आया तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की ओर भी ध्यान दिया और वहाँ आक्रमण किया। पहली बार में असफलता मिली, लेकिन मलिक काफूर के नेतृत्व में इसे सफलता मिली और एक बेशकीमती कोहिनूर का हीरा जो प्राप्त हुआ, जो उस समय के लिए एक ताज के समान इसे महसूस हुआ। मैंने सबसे मजबूत शासक के तौर पर इसे जाना गया। आगे देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने 1303 में तेलंगाना पर फर्स्ट आक्रमण में काकतीय साम्राज्य द्वारा रुद्र प्रताप देव द्वारा पराजित हुआ था। कितना दोस्तों? रुद्र प्रताप देव द्वारा, क्योंकि 1303 में अभी बताया 1303 में खुद पराजित हुआ, दोबारा वह 1310 में मलिक काफूर के नेतृत्व में किया था। तो इस प्रकार वो इस लाइन को पुनः बोल देते हैं कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके द्वारा कुछ निर्माण कार्य कराए गए थे, जो था एक अलाई दरवाज़ा, जमात खाना मस्जिद, सीरी को राजधानी बनाया मंगोलों से रक्षा हेतु। तो सीरी फोर्ट का निर्माण, जिसको कहते हैं सीरी का किला, किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस सीरी फोर्ट को हम बोलते हैं 1000 खंभों वाला महल, यानी यह ऊंचाई पर होगा और एक पिलर यानी 1000 पिलर के ऊपर ये महल स्थित होगा, इसलिए 1000 खंभों वाला महल भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन व्यवस्था में किस नियम को लागू किया ताकि उसके शासन व्यवस्था में बहुत तेज़ी से विकास हुआ। तो हम उनके शासन व्यवस्था के विस्तार को डिटेल में जानना चाहेंगे। अब देखते हैं कि राजस्व, पहला था कि राजस्व सिद्धांत का पालन किया। राजस्व सिद्धांत का पालन किया मतलब वो निरंकुश शासन और धर्म को राजनीति से अलग एवं साम्राज्यवाद को उन्होंने प्राथमिकता दी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्व सिद्धांत मतलब राज्य को अगर विकास करना चाहते हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ इससे पहले हम चैप्टर में बताए थे कि जैसे कि बलबन धर्मांध था, आने वाला में सिकंदर लोदी धर्मांध होगा। धर्मांध का मतलब धर्म के प्रति अंधा, किसी एक धर्म के प्रति, यानी यहाँ इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे थे तो अगर उसके प्रति अंधे हो गए मतलब ये आने वाले उस समय मौजूद और धर्म होंगे उनके प्रति इनका कोई विशेष ध्यान नहीं होगा, वो सही है या गलत इनसे उसको कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे में ये निरंकुश शासक मतलब इसके शासनकाल में किसी भी धर्म की कोई महत्वता विशेष नहीं थी। इसका अर्थ होगा कि इस राज्य में जितने भी अधिकारी होंगे वो उनके काबिलियत के आधार पर, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, काबिलियत के आधार पर इनको शासन व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। यानी धर्म को राजनीति से ऊपर। साम्राज्यवाद, ये विकास में यानी मतलब राज्य को जीवित रखना है तो अपने साम्राज्य में विकास निरंतर करते रहना होगा, इसमें विश्वास करते थे। उपाधि इन्होंने प्राप्त किया था यामनी उल खिलाफत। अभी जस्ट बोले कि ये निरंकुश शासन कर रहा, धर्म को राजनीति से ऊपर, यानी खलीफाओं को न के बराबर मानने वाला। यामनी उल खिलाफत मतलब खलीफा लोग को
खलीफा जो होते मुस्लिम धर्मगुरु, इनको न के बराबर मानने वाला, यानी इनको ये माना, उन्हें मान सम्मान नहीं करते थे उतना, क्योंकि इन्होंने निरंकुश शासन का पालन किया है। इन्होंने दूसरा राज्य के विस्तार के हेतु विद्रोहों का उन्मूलन किया। उन्मूलन मैंने उसको खत्म है। पहला हुआ कि धनी व्यक्तियों से धन को छीन लिया। जब व्यक्ति के पास धन होगा तो उनके मन में इधर उधर की बातें, राजा को कैसे हटाना है, कैसे विद्रोह करना, ये सब चलता रहेगा। लेकिन धन ही नहीं रहेगा तो उसमें सोच कहाँ से आएगा, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए बिना धन का तो आगे बढ़ेगा नहीं कहानी। तो रूल देखिए क्या लगा दिमाग, धनी व्यक्तियों से धन को छीनना। दूसरा, गुप्तचर विभाग का गठन किया। गुप्तचर विभाग ये तो बहुत मतलब क्या बोले इसको, बहुत ही मतलब अच्छा काम किया, ताकि उसके राज्य में कहाँ क्या चल रहा है इसके स्पष्ट जानकारी राजा के कानों तक पहुंचता रहे। मद्य पर निषेध लागू किया। मद्य मतलब वही शराब, मद्यपान का निषेध मैंने उसको मना कर दिया। अमीरों के मेल मिलाप एवं वैवाहिक संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये अमीर जो बोल रहे थे कि छोटे छोटे प्रशासक होते थे, वही उनके बीच में आपस में मेल मिलाप और वैवाहिक संबंध पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा इसलिए कि अगर वो मेल मिलाप करेंगे और वैवाहिक संबंध करेंगे तो मान लीजिए कि अगर ये राजा उनके नज़र में ठीक नहीं है तो 10 अमीर किसी न किसी दृष्टिकोण से आपस में रिश्तेदार हो जाएंगे, तो वो एक राजा को टक्कर देने के लगभग बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा वो उन लोग को करने से मना कर दिया। ना ही वो आपस में मिलेंगे और ना ही वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे और ना ही राजा को किसी तरह के तकलीफ होने का डर रहेगा। दूसरा अगला है पड़ोसियों की दमन। अभी जस्ट शुरुआत में ही बताए थे कि लौह एवं रक्त की नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई थी, उसी को इन्होंने अपनाया। उत्तर क्षेत्र में, उत्तर भारत क्षेत्र में जैसे रणथंभौर, चित्तौड़, जालौर, इस तरह के जो क्षेत्र थे उत्तर भारत में, इनको अच्छी तरीके से विजयी रथ मतलब विजय प्राप्त किया। और इसके अलावा इन्होंने एक आपको प्रचलित मिलेगा रणथंभौर यानी चित्तौड़ के बारे में। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह थे, जिनकी इनके आक्रमण के बाद मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु होने के बाद यह उनकी रानी थी पद्मावती। पद्मावती मतलब इतिहासकारों ने या उस समय के कालखंड ने इनको बहुत सुंदर घोषित किया था कि ये बहुत सुंदर थी। तो ऐसे में खिलजी के वंश, खिलजी का जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसके मन में इनके साथ पता न विवाह करना है आसक्त है या कहानी इस पर स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पद्मावत इसी के ऊपर लिखा गया, रानी पद्मावती के ऊपर ही। लेकिन स्पष्ट ये है कि खिलजी का मेन उद्देश्य था राज्य का विस्तार करना, और उसका चाहे बहाना जो भी हो कि हम इस औरत से विवाह करना चाहते हैं, ये जो कुछ ये विवादित चीज़ें हैं, इसमें उलझने का कोई मतलब नहीं। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि ये रानी पद्मावती यानी राजा रतन सिंह यानी चित्तौड़ के आक्रमण से इस रानी पद्मावती का कुछ न कुछ संबंध रहा है। युद्ध भूमि में ये बहुत वीरता से लड़ी और राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद, और जब ये पता चला कि ये मतलब हमसे विवाह संबंध के स्थापित करने की बात कहता है, तो ऐसे में ये अपने अन्य पटरानी बोलिए या अन्य दासियों के साथ इन्होंने क्या कर ली, जौहर कर ली। और इन्हीं के ऊपर पद्मावत जो लिखा था, जिन्हें लिखे थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका एक प्रमुख कथन है दोस्तों, अभी बताना चाहेंगे कि ये जब एक राजा के दरबार में गए, दरबार नहीं सॉरी उनके राज्य क्षेत्र में गए थे, तो इनको देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से लोग हंसते थे। इनका वजह यह था कि इनका जो चेहरा इतना ही कुरूप था। कुरूप का मतलब काला नहीं, कुरूप का अर्थ होता है कि बेढंगा। काला के साथ साथ इनके चेहरे का रंग इतना गंदा था कि कोई भी व्यक्ति देखे तो शायद लगे कि
आदमी हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में वो राज दरबारियों ने इनके बारे में बताया राजा को। राजा इनके पास गए, राजा को इनको पास बुलाया गया और राज दरबारियों ने कहा था कि आप इनको ऐसा हो नहीं सकता कि इनको देखने के बाद आप हंसना पड़े। राजा ने कहा कि ठीक है, बुलाओ। वो जैसे ही राज दरबार में जाते हैं सभी लोग वाकई में हंसना शुरू कर देते हैं, परंतु इन्होंने एक ही लाइन कहा, मोहिपो को हंसी हंसियो बनाने वाले पर। मोहिपो को हंसी हंसियो बनाने वाले पर मतलब तुम लोग मुझ पर क्यों हंस रहे हो, इसमें मेरा क्या कसूर है, तुम मुझ पर नहीं हंस रहे हो। यदि हंस भी रहे हो ना तो उस बनाने वाले पर हंस रहे हो जिसको तुम्हें बनाया है और हमें बनाया है। इतना सुनते ही राज्य की में जितने जोर जोर से राजा सहित जितने ठहाके लगाकर हंस रहे थे, अचानक उनकी बोलती बंद हो गई और उस राज्य का इनसे राज्य कवि का दर्जा देकर सिंहासन दर्जा दिया गया था। तो इतने महान कवि थे कि इन्होंने पद्मावत, अखरावत जैसे बड़े बड़े महाकाव्य को लिखे और एक ही लाइन में पूरे राज दरबार के मतलब गूंज रही हंसी को सन्नाटे में बदल दिया था। तो बाकी की जानकारी आगे दोस्तों, ये आगे मन में याद तो बोल दिए। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने राज्य का विस्तार कैसे किया। इन्होंने पहले राजस्व सिद्धांत का पालन किया, विद्रोहों का उन्मूलन किया, पड़ोसियों का दमन किया और विद्रोह के उन्मूलन में जिन जैसे धनी व्यक्ति से छीनना, गुप्तचर विभाग का निर्माण करना, मद्यपान निषेध लागू करना, अमीरों से मेल मिलाप एवं वैवाहिक संबंधों का स्थापित करना, ये सब करते हुए इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। एक खाका बताए हैं थोड़ा सा चित्र कि कैसे कैसे किया। ये दिल्ली से शुरू हुआ, दिल्ली से रास्ते में जो आया वो आगरा तक गया। महत्वपूर्ण शहरों के बारे में जिक्र कर रहे हैं उस समय का। आगरा से होते हुए मध्य प्रदेश से ऐसे करते दक्षिण भारत देवगिरी गया, देवगिरी से और नीचे चला गया वारलंग, जहाँ का शासक रुद्र प्रताप देव द्वितीय था। पहले तो हार गया लेकिन बाद में मलिक काफूर के नेतृत्व में इसे क्या हुआ था, विजित किया था, यानी रुद्र प्रताप देव द्वितीय हार गया था। उसके बाद से धीरे द्वार समुद्र, उस समय भल्लाल तृतीय था, द्वार समुद्र का राजा। तो कहने का मतलब कि केरल के क्षेत्र तक ये मतलब बहुत दक्षिणी क्षेत्र तक पहुंच गया और इस प्रकार इसका आक्रमण का जो अगर कहा जाए रूपरेखा तो इस प्रकार है। अब आगे देखिए दोस्तों कि पहले लाइन पर बोले थे कि इसके अलावा और भी कितने प्रकार के सुधार किए गए हैं ताकि तब जाके इसके राजस्व में विशेष सुधार हुआ था, यानी राज्य क्षेत्र का इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किए जो कि वर्तमान तक भी इनके सुधार के जो छवि है या उनका दिखा जाता है। और इनके शासनकाल में जिन्होंने जो इतना सुधार किया कि ये सुधार आज के वर्तमान के शासनकाल में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों क्या है इसके शासक द्वारा से किए गए सुधार। पहला वित्त विभाग, यानी वित्त विभाग में सुधार किया जिसको उस समय बोला जाता दीवान ए विजारत। वित्त विभाग में क्या सुधार किया, वित्त मैंने इसमें किया कि बाजार मूल्य पर नियंत्रण किया और कई इसके ऊपर अधिनियम बनाया। अधिनियम माने नियम। बाजार मूल्य मतलब कोई सामान जितना में मिलना चाहिए वो बाजार में कहीं वो उससे कम या ज़्यादा दाम में तो नहीं बेच रहा है। जैसे जिस चीज़ की मांग बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि उसका मात्रा घटने पर उसके दाम में बढ़ोतरी होगी। तो इसका ये बाजार पर पूरा नियंत्रण बनाए हुए था कि ऐसे जनता के प्रति कोई परेशानी न हो और कोई साहूकार या कोई अमीर अमीर और अमीर होता ना चला जाए, धनी व्यक्ति और धनी न होता चला जाए, इसका विशेष ध्यान रखा था। इस प्रकार एक उदाहरण एक दो लिए हैं जिसमें है कि जौ 4 जीतल उस समय का लेन देन का माध्यम होगा रुपये के स्थान पर। नमक 1 जीतल प्रति मन प्रति हाफ मन, मतलब 1 मन अगर फूल कहा जाए तो 40 kg का होता है और हाफ मन होता है मतलब
एक होता है पक्का, एक होता है कच्चा। कच्चा मन होता है 25 केजी का और पक्का मन होता है 40 केजी का। अर्थात अगर एक स्पष्ट नहीं है कि कच्चा मन है या पक्का मन है। अगर कच्चा मन होगा तो 12.5 केजी मिलेगा एक जीतल में, अगर पक्का मन होगा तो 12.5 कर 20 केजी यानी 20 दूनी 40, 20 केजी प्रति मन मिलेगा। ऐसा उसका नियम लागू किया था। दीवान ए आरिज यानी सैन्य विभाग में सुधार किया। केंद्रीय स्थायी सेना का भी स्थापना किया और इसके पास 4,75,000 सेनाएं थी उस समय। दाग प्रथा की शुरुआत की। दाग प्रथा मतलब घोड़ों को दागने की प्रथा, मतलब कि ये घोड़ा हमारे ही स्तबल का है, इस तरह से करके। या अलग अलग विभाग होते थे तो उस विभाग अलग अलग अमीर के जो पास घोड़े होते थे कि ये आपके अथी का घोड़ा है, वो कैसा उसका परिस्थिति है, क्या है न है, युद्ध भूमि में कैसा उसका नियंत्रण है। इस प्रकार वो अमीर उसके साथ सही सेवा कर रहा जानवर के साथ कि नहीं है, ये क्यों है, ये मैंने पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए था। कहीं भी ये नहीं छोड़ा सैन्य विभाग में कि जो घोड़ा पाल रहा है उस पर भी मैंने पूरी कसक, कैसे कि नहीं कि हम उससे दे रहे हैं पूरा खाने पीने की सामग्री और वो अपने केवल जैसे तैसे करके जानवरों को पाल रहा है, मैंने घोड़े को पाल रहा है। और युद्ध के जब टाइम आए तो ऐसा ना कि उसको काम में ही सही से ना आए। तो इस प्रकार वो छोटी से छोटी बातों पर विशेष ध्यान दिया। न्याय व्यवस्था में सुधार किया। न्याय जिसके पास जो गलती है उसको बहुत अच्छी तरीके से जाना, समझा, परखा, उसके बाद उसे न्याय देने का कार्य किया। डाक व्यवस्था में सुधार। डाक व्यवस्था का समझ रहे हैं, मतलब समाचार एक जगह से दूसरे जगह जितना जल्दी वो पहुंच जाए, उसके अनेक डाक चौकियों का स्थापना किया। डाक चौकी मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी एक डाक चौकी बना दिए। यहाँ से 5 किलोमीटर दौड़ता हुआ घोड़ा जाते हुए खबर दे सकता है स्पीड में, और वहाँ से 5 किलोमीटर ऐसे करते करते आगे मतलब वो भागता गया। अगर कहा जाए कि एक ही घोड़ा को अगर यहाँ से दिल्ली तक जाने की बात कहा जाए तो शायद वो रास्ते में ही घुड़सवार और घोड़ा दोनों की हालत ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे में इन्होंने 5-5 किलोमीटर के आसपास के एरिया को इन्होंने किया होगा छोटे छोटे दूरी पर, ताकि वो कम समय में वो पहुँचे। क्योंकि 5 किलोमीटर दौड़ना घोड़ों के लिए ज़्यादा नहीं होगा, वो तुरंत से मतलब वो तेज़ी से पहुँच सकता है और देकर अपना वापस आ जाएगा खबर, वो आगे जाएगा। तो इस तरह से उनके जो सूचना का व्यवस्था में विशेष सुधार किया। राजस्व विभाग में सुधार किया। राजस्व विभाग मतलब वही कि किसके पास कितनी ज़मीन है, उससे हमको कितना टैक्स लेना चाहिए, इस तरह की बातें। गुप्तचर विभाग में सुधार किया। बताया था पहले कि गुप्तचर विभाग का निर्माण भी किया और उसमें थोड़ा बहुत पहले से होगा तो उसमें विशेष सुधार करते हुए अपने तरीके से वो बनाया। कर उस समय के कितने प्रकार थे देखते हैं। मकान पर कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति मकान बना रहा है तो उसके मकान के ऊपर कर लिया जाता था। उसके बाद है चरी कर, यानी दूध देने वाले जानवरों के ऊपर कर लिया जाता था। हिंदू व्यापारियों पर 10% का कर, जजिया कर 1/40, जितना है 1/40, और खुम्स का मतलब होता है लूट के माल पर 1/5। मतलब यदि कहा जाए कि यदि वो 100 रुपया यानी 100 सिक्के उन्होंने युद्ध के दौरान यदि एक सैनिक किसी के यहाँ से लूटता है तो ऐसे में वो जैसे राज्य को जीता तो बाकी सैनिक पर कंट्रोल थोड़ी है, राज्य की स्थिति को जिस राज्य को लूटा उसके स्त्री बच्चों गहने गीटों जितने भी है वो सबको वहाँ से धन संपत्ति को जो भी मिला उसे उठा कर लाया। तो वो सब अपना अपना सैनिक अपने राजा के समक्ष रखता था और उनको मान लीजिए कि 100 सिक्के अगर चुराए या 100 सिक्के के बराबर तो उसका 1/5 राजा के आपको राज्य कोष में डालना होता था। अब देखते हैं दोस्तों कि सांस्कृतिक उपलब्धियां इन्होंने क्या प्राप्त की। सांस्कृतिक उपलब्धियां में राज्य के संरक्षण में 2 महत्वपूर्ण कवियों को संरक्षण प्राप्त किए थे, यानी एक थे अमीर हसन और एक अमीर खुसरो।
अमीर हसन बलबन के भी समय था, अमीर खुसरो भी बलबन के समय थे। अमीर खुसरो को तो बोल दिया गया है कि ये 7 सुल्तानों का काल इन्होंने देखा था। तो इस प्रकार ये मतलब दरबार में जो कवि हैं उनका भी संरक्षण प्रदान किया, मतलब इनको शासन व्यवस्था सही से चले और उचित उसके प्रति ध्यान था, ना कि वो धर्म के प्रति इनका विशेष लगाव था। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि इसमें अमीर को भारत का शादी इन्होंने यानी शादी मैंने सौगाव, जो कि हम बलबन के समय में हम इनको बताया कि इनको निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें ऐसा निजामुद्दीन औलिया के ये दोनों शिष्य थे और इसको गयासुद्दीन बलबन ने इन्हें भारत का शादी कहा था। अमीर खुसरो के बारे में इसमें है कि दरबारी कवि के पद पर प्रथम बार अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ स्थापित हुए थे। अगर मूल्यांकन किया जाए इसकी मृत्यु की बात बोलते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई एक अधिकतर लोगों का मत है यह असाध्य रोग से हुआ। इनकी बीमारी का कोई स्पष्ट पता नहीं है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। अगर मूल्यांकन कहा जाए कि ऑल ओवर राजा कैसा था, तो एक राजा के तौर पर अपने राज्य की चहुमुखी विकास हेतु जो करना चाहिए था इन्होंने किया, जो एक अच्छे राजा की निशानी है। राज्य विस्तार के तौर पर देखिए, अब इसको पहली बात तो धर्मांध नहीं था, दूसरी बात कि निरंकुश शासन किया, और तीसरी बात कि इन्होंने योग्यता के आधार पर शासन व्यवस्था में लोगों को शामिल रखा, गुप्तचर विभाग का ये किया, मतलब राज्य को मूल्य नियंत्रण, राज्य पर दरबार में जो मूल्य, राज्य क्षेत्र में जो मूल्य का नियंत्रण है ये सब पर किया, जिससे राज्य का लोग को सही सलामत चल सके। तो मिला जुला के ये अच्छा किया। थोड़ा बहुत अगर किया होगा गलती तो हम इसमें राज्य कर में तो सुधार किया, कर के प्रकार में तो सुधार किया, परंतु ये मकान पर कर छोटी मोटी मतलब गलतियां हुई, जो कि उस समय के शुरुआती समय में जो राजा एक करता है उसमें अगर इतना ज़्यादा भी सुधार करता है तो हमरा लगता है कि, और क्योंकि इससे पहले तो कोई इतना सुधार किया नहीं था, तो उस समय के हिसाब से ये राजा सही था। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अब तक के मुख्य बातें में एक चैप्टर वाइज में ऐसे ही आया, लेकिन इसके अलावा आने वाले शासक जो हुए कैसे थे उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि उनकी जानकारी कोई विस्तृत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे छोटे छोटे जानकारी के साथ, ताकि अगले वंश को हम आसानी से पढ़ा दें। तो हम चाहते हैं कि खिलजी वंश आज यहीं पर समाप्त कर दे, कुछ समय के लिए और आप रुक जाइएगा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद इसके वंशज आगे आए जितने भी शासक थे सभी भोग विलासी एवं अयोग्य हुए। भोग विलासी का अर्थ है इसलिए और अयोग्य इसलिए कि राज्य सत्ता को इन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया था, और राज्य सत्ता के विकास करने के साथ और आने वाले शासकों के उनको राज्य सत्ता का विकास करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, उसी में खाए पिए मस्त रहे। एक एक करके साम्राज्य जब अयोग्य विलासी होंगे तो स्वाभाविक है कि जो भी साम्राज्य को इन्होंने विजित किया होगा वो एक एक करके अलग होकर अपने आप में स्वतंत्र घोषित करने लगे। कुछ आक्रमण भी हुए और विद्रोह दबाए राज्य सत्ता को बरकरार रखने के लिए, लेकिन वो विशेष कोई सफलता नहीं मिले। इनमें कुछ शासकों का विवरण कुछ इस प्रकार है। इनको देने का मतलब ये है कि इनके बारे में छोटी बात है, शायद अगर परीक्षा में ऐसा पूछ दे तो तकलीफ न हो, इसलिए हम इसको 2-4 लाइन की बातें हैं उसे हम दे देते हैं जानकारी इसके अंदर। हमारा उद्देश्य है कि कुछ छूटे ना अपने हिसाब से। एक था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो 1316 से 1320 यानी मात्र 4 सालों तक इसका शासन रहा। अप्रैल 1316 में स्वयं को यह खलीफा घोषित कर दिया। यह स्वयं को खलीफा मतलब मुस्लिम का धर्मगुरु एवं अल इमाम उल इमाम
तथा खिलाफत उल लाह की उपाधि धारण की। यह दरबारियों के बीच में नग्न अवस्था में घूमता था तथा अन्य को कुल मिलाकर जो उसका व्यवहार था थर्ड जेंडर के समान था। और इस प्रकार ये सवाल में कि दरबारियों के बीच में असभ्य तरीके से घूमने वाला राजा कौन था, तो वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो लगभग 4 वर्षों तक शासन रहा। और उस पूरे हम किताब को पढ़े तो उसमें ऐसा लगा कि जो मलिक काफूर था उसका जो प्रभाव इतना ज़्यादा था उसके साम्राज्य पर, खिलजी वंश के साम्राज्य पर, कि अलाउद्दीन खिलजी के मन में भी लगता कि काश मेरे पास ऐसे ही मतलब इस दर्जे का कोई मेरा आने वाला विकास करने वाला आ जाए, इस दर्जे का हो जाए तो मेरे साम्राज्य को अच्छा होता। लेकिन ऐसा नहीं कि वो थर्ड जेंडर फर्स्ट जेंडर इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके मन के अथी में आने से उसका प्रभाव हमरा लगता है कि पड़ा है। और इस प्रकार वो थर्ड जेंडर के तरह व्यवहार करने वाला भोग विलासी उसका अयोग्य शासक आने वाले हुए। तो इस प्रकार इसका कुछ नहीं है, ये केवल शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रति द्वेष का भावना रखता था। अगर हम इसको बोला जाए कि इससे इसलिए यहाँ पर दिए कि ये छोटी सी बात थी कि यह असभ्य तरीके से घूमता था और कुछ नहीं। नसरुद्दीन खुसरो शाह अगला शासक हुआ। नसरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर, मतलब ये 1 साल भी नहीं चला। तो हम ऐसा इसलिए इसको दिए क्योंकि इसके बाद सीधा अंतिम अगला राजवंश से शुरुआत होने वाली है, इसलिए इसके बारे में अंतिम में दिए कि आखिर यह खिलजी वंश कैसे तुगलक वंश के अंत में गया। तो हम थोड़ा इसीलिए इसको अंतिम राजा को देना चाहे। इसको अगर ना भी देते तो चलता, लेकिन फिर भी दे दिए, 2-4 लाइन को समझ आइए। नसरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में हम अब बताते हैं, क्योंकि इसके बाद अगला शासन काल जो आएगा वो तुगलक वंश का आएगा। और तुगलक वंश के बारे में अगर हम जानना होगा तो उनके पास सत्ता कैसे गया उसे तो जानकारी तो देना जरूरी है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। नसरुद्दीन जो खुसरो शाह था, एक पैगंबर का सेनापति, यह एक हिंदू से धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म कबूल किया था। नसरुद्दीन खुसरो शाह था, यह पैगंबर का सेनापति अपने आप को मानता और यह हिंदू धर्म से परिवर्तन कर इस्लाम धर्म कबूल किया था। अतः इनके शत्रुओं ने इनके खिलाफ एक नारा लगाए थे, इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है। क्योंकि ये हिंदू धर्म से हुआ था तो इस्लाम धर्म के जो कट्टर मानने वाले थे उन्होंने कहा कि इस्लाम खतरे में है और यह जो राजा है इस्लाम का शत्रु है, अर्थात इसे राजा होने का कोई या इस तरह का राजा होने से कोई मतलब नहीं है। दीपालपुर का एक राज्यपाल एवं सीमा संरक्षक था जिसका नाम था गाजी मलिक तुगलक। क्या नाम था? गाजी मलिक तुगलक। इसके शासनकाल में दीपालपुर राज्य एवं सीमा संरक्षक था जिसका नाम था गाजी मलिक तुगलक, एकमात्र अधिकारी था जिन्होंने खुसरो शाह के शासन की स्वीकार नहीं किया था। 5 सितंबर 1320 को लगभग युद्ध के बाद गिरफ्तार कर इसको हत्या कर दी और गयासुद्दीन तुगलक ने 8 सितंबर 1320 पर सिंहासन पर बैठ गया। मतलब अब समझ जाइए कि आगे आने वाला गाजी का अर्थ ही होता है दोस्तों काफिरों का वध। काफिरों का मतलब हुआ विदेशी, जो हमारे धर्म के नहीं हुए वो काफिर कहलाए। तो ऐसे में गाजी मलिक जो है इस स्वाभाविक है कि अपने इस्लाम धर्म का विशेष प्रचार प्रसार करेगा और आने वाले समय में इसके राजवंश में इस्लाम का पुनः एक मजबूत स्थिति बनकर उभरेगा। तो यानी गाजी मलिक तुगलक ने नसरुद्दीन खुसरो शाह के युद्ध में हराया और उसके बाद उसे मृत्यु का घाट उतारकर अगला जो वंश स्थापित करेगा वो तुगलक वंश होगा।
कुछ हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लेते हैं, कुछ अन्य तथ्य। सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की थी। सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की थी। कर निर्धारण का ज्ञान सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के समय होता है। पूर्व शासकों की तुलना में अलाउद्दीन खिलजी के काल में सोने, चांदी, तांबा और मिश्रित धातु के सिक्के अत्यधिक मात्रा में निकाले गए। उन सिक्कों पर इन्होंने सिकंदर अल सानी शब्द अंकित किया। सिकंदर अल सानी मतलब सिकंदर जो महान था, इसके समान अपने आप को विजेता इन्होंने माना, तो इन्होंने सिकंदर अल सानी की क्या की, उपाधि धारण की। तो ये सब बात याद रखिएगा कि सिकंदर अल सानी की किसने अपने सिक्कों पर खुदवाया था, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। आइए दोस्तों, अभी इस चैप्टर में पढ़े थे कोहिनूर का हीरा, तो कोहिनूर के हीरा के बारे में थोड़ा उसके बारे में हम डिटेल जान जाते हैं। आखिर कोहिनूर का हीरा था क्या, क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत सी चर्चाएं देखने को मिलेगी। तो कोहिनूर के हीरा के बारे में जानते हैं। गोलकोंडा खदानों में पाया गया था। माना जाता है कि कोहिनूर हीरे को जिस भी आदमी ने अपने पास रखा, शुरुआत में तो उसकी जिंदगी खूब मजेदार थी, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता था। और इतिहास इस चीज का गवाह भी है कि यह हीरा जिस भी साम्राज्य के पास पहुंचा, उसने राज तो किया, लेकिन साथ ही साथ उसका बुरा वक्त भी शुरू हो गया और अंत तक सब खत्म हो गया। यह हीरा कई मुगल और फारसी शासकों के पास रहा और लास्ट में यह ब्रिटिश शासकों के खजानों में शामिल हो गया। लेकिन इसी के साथ ब्रिटिश शासन का खात्मा भी शुरू हो गया और धीरे धीरे दुनिया में उनके सभी गुलाम देश आजाद होने लगे। इसलिए इस हीरे को एक अभिशाप जैसा माना जाता है, लेकिन इसे अभी तक कोई बेच नहीं सका। कभी इसे एक राजा से दूसरे राजा तक छीना गया या फिर कोई इसे तोहफे के तौर पे दिया गया। लेकिन इसकी कीमत क्या हो सकती है पता है? तकरीबन 60 साल पहले हांगकांग में 24.78 कैरेट का हीरा 46 मिलियन में बेचा गया था और वही कोहिनूर हीरा 105.6 कैरेट का है। और इस हिसाब से आज के टाइम पे कोहिनूर हीरे की कीमत 150,000 करोड़ का है। कोहिनूर का हीरा देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम कोहिनूर के हीरा गोलकुंडा के खान से मिला था, जो काकतीय साम्राज्य को सुशोभित कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में विजित होने पर रुद्र प्रताप देव द्वितीय से प्राप्त हुआ था, जो कि पीछे बताया कि मलिक काफूर के नेतृत्व में यह कोहिनूर के हीरा प्राप्त हुआ था रुद्र प्रताप देव द्वितीय से। यह खिलजी वंश के अयोग्य शासकों में आने के बाद यह हीरा मालवा क्षेत्र में पहुंच गया। अयोग्य थे तो मालवा के राजा लोग इसको विजित किए और उसको अपने यहाँ ले गए। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के बाद राजा विक्रमजीत सिंह द्वारा हुमायूं को मिला था। 1526 में एक आने वाला होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें मालवा का राजा होगा विक्रमजीत सिंह, उसी के द्वारा विक्रमजीत सिंह के द्वारा हुमायूं को क्या मिलता है, कोहिनूर का हीरा। 1339 ईस्वी मुगल शासक के बाद समय एक शासक आता है जिसका नाम होता है मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ईरान का एक लुटेरा शासक आता है जिसका नाम था नादिर शाह, जिसे हम ईरान का नेपोलियन भी कहते थे। नेपोलियन यूरोप का क्षेत्र का महान शासक हुआ था जो एक तानाशाह के तौर पर था। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर जड़ित कोहिनूर हीरा मुकुट लेकर वो ईरान लेके चला गया। देख रहे दोस्तों, अभी भारत में ही गोलकुंडा के खान से निकला, खिलजी वंश में गया, उसके बाद यह मालवा क्षेत्र में पहुंच गया, फिर हुमायूं के समय में वो मुगल काल में आ गया। अब मुगल काल में एक अयोग्य शासक हुआ मोहम्मद शाह रंगीला, उसके शासनकाल से नादिर शाह ईरान लेकर मयूर सिंहासन के साथ वो हीरा जड़ित मुकुट भी लेकर चला गया। नादिर शाह की मृत्यु के बाद वहाँ का अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का कब्जा हुआ। इस प्रकार उसके पुत्र शाह शुजा के कब्जे में गया, जिन्होंने वादे में भेंट के स्वरूप महाराणा रंजीत सिंह को दिया।
आप देख सकते हैं कि शाह आखिर इसको वादे के भेंट स्वरूप क्या है। तो शाह शुजा को कश्मीर का एक सूबेदार अता मोहम्मद के द्वारा कैद कर लिया गया था, जिसे छुड़वाने के लिए महाराणा रंजीत सिंह को, जो कि अंतिम सिख शासक थे, उसकी बेगम के वादे के शर्त के अनुसार हीरा भेंट दे दिया गया। मतलब उनकी पत्नी बोली थी कि अगर आप मेरे पति को छुड़ा कर लाते हैं तो हम इसे कोहिनूर का हीरा देंगे। कोहिनूर उस समय का एक ब्रांड था जिसके पास रहता था। वो मैंने सब राजाओं में सबसे अग्रगण्य आगे, मतलब उसका महत्वता ही अलग हो जाती थी। तो ऐसे में महाराजा रंजीत सिंह के मन को लोभ हुआ और उन्होंने कोहिनूर के हीरा के लालच में अता मोहम्मद खान को हराता है और ये कोहिनूर हीरा उसे प्राप्त करके लेकर चला जाता है। महाराणा रंजीत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो बाद में उसका अल्प वयस्क पुत्र दिलीप सिंह को हीरा मतलब वंशागुनत प्राप्त होता है। लॉर्ड डलहौजी ने 30 मार्च 1449 को गुजरात के विजय के बाद, जब यह महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी के बाद तौर पर अल्प वयस्क पुत्र दिलीप सिंह के अंडर में जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी ने 30 मार्च 1849 को गुजरात विजय के बाद अपने साम्राज्य में पंजाब राज्य को मिला लिया, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह थे, वही पंजाब राज्य को बोलिए या सिख राज्य को आपस में मिला लिया और हीरो को कब्जे में ले लिया। क्या किया दोस्तों? हीरो को कब्जे में, और उसके बाद इसे ब्रिटिश म्यूजियम में ले गया। लेकिन अब यह हीरा 3 भागों में बंट गया। पहला भाग था ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है, दूसरा और तीसरा भाग है ब्रिटेन के महारानी के मुकुट में भी ये जड़ा हुआ है। अब वर्तमान में ये 105.6 कैरेट यानी 21.12 ग्राम का हीरा बच गया है। जब ये हीरा हमें प्राप्त हुआ था तो एक ज़्यादा वजन में था, लेकिन काट काट के इसे कितना है दोस्तों देख लीजिए, 1.5 यानी 105.6 कैरेट यानी 21 ग्राम का सोना नहीं हीरा। लेकिन अगर इसको जब प्राप्त हुआ था तो उस समय के वजन आप देख सकते हैं 793 कैरेट का था। मतलब इसे काट के इतना छोटा कर दिया गया है कि अब मतलब नाम इसकी देख के स्थिति हालत एकदम दयनीय नज़र आती है। तो यह है म्यूजियम हीरे के लेकर अभी भी टकराव है कि अब इस हीरे पर किसका कब्जा है, क्योंकि ये ईरान भी गया, अफ़गानिस्तान भी गया और ये भारत से निकला था। तब इस पर कई बातों को विवाद है कि ये हीरा मेरा है, ये हीरा मेरा, सभी इस पर विवाद चलता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि दोबारा कि मैंने एक ब्लैंक पेज को छोड़ा है। ब्लैंक पेज का मतलब ये हुआ कि अगर अभी कुछ और बातें हमें मिली तो हम इस पेज में अंकित करके आपको ज़रूर सूचित करेंगे। तो इसके बाद अब देखते हैं कि जैसे खिलजी वंश का अंत होता है और तुगलक वंश की स्थापना होती है, जिसका स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया। इस वंश के स्थापक में प्रमुख शासक में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक हैं। तो अब आगे के वीडियो में हम आपको तुगलक वंश के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा रहा आप ज़रूर कमेंट और के साथ बताइएगा, और अपने हिसाब से जो हो सके हमको जो इतना अच्छा लगता है सही बनता है हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा तो लंबा हुआ है, लेकिन हमें लगा कि एक पार्टिकुलर वंश को स्पष्ट ख़त्म कर दे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इसको भले ही 2-3 बार में देखिएगा वो सही रहेगा। तो दोस्तों अब इसके बाद लगातार बना के रखे हैं, अभी हम हर वीडियो में इस बार हमेशा ऐसे ही दिखाते रहेंगे। ऐसा इसलिए कि इसे अब हम बनाए हैं तो ये विश्वास आपको रहे कि हम आगे जब भी समय मिलता रहेगा एक एक करके हम अपलोड करेंगे। अब आप भी इसको ध्यान से देखिएगा, 1 बार 2 बार, इसको अपने आप से ज़्यादा शॉर्ट करने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि हम पहले से ही इसको अपने हिसाब से निचोड़ करके इसको
लिखे हैं और एक कहानी के माध्यम से, ताकि आपको जल्दी समझ में आए और ज़्यादा समय भी ना लगे। अब इसको आप शॉर्ट कीजिएगा तो शॉर्ट के साथ साथ एक बताओ ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट भी तो नहीं कीजिएगा। दूसरा बात कि इसको सीरियली वाइज पढ़िएगा, यानी शुरू से अभी तक मैंने एक एक करके, क्योंकि एक कहानी दूसरे कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। कहानी रूपा हम कहानी के तौर पर बता रहे हैं, मतलब पीछे की अगर कालखंड को नहीं पढ़ेंगे तो आगे वाले कालखंड को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप पहले से थोड़ा बहुत जानकारी है तो शायद समझ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो शुरुआती दौर में आपको तकलीफ होगा। तो जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को देखते रहिए और थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। ओके, थैंक यू।